प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुक लाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11 के छात्र छात्राओं के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास चल रहा है। चैप्टर 4 शुरू हुआ है कल से। कल हमने निर्धनता के बारे में एक वीडियो डाला, जिसमें निर्धन कौन है, निर्धनता क्या है, निर्धनता के वर्गीकरण क्या है, बहुत अच्छे से बताया। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करके देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे कि निर्धनता रेखा बार बार आ रहा है, इसका निर्धारण कैसे करते हैं, इसका मापन कैसे करते हैं, इसका आकलन कैसे करते हैं। देखिए, निर्धनता मापन या गरीबी मापन की कई विधियां, मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। पहला है न्यूनतम कैलोरी उपभोग, मतलब एक आदमी को कम से कम कितना, जब हम कोई भोजन या कोई चीज़ खाते हैं तो हमें कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो ये है कि कम से कम कितना ऊर्जा मिलना चाहिए हर व्यक्ति को। कम से कम की बात हो रही है, न्यूनतम। इससे गरीबी रेखा का मापन करते हैं। और दूसरा है आय के आधार पर, एक महीने में वो उपभोग में या अन्य कितना खर्च कर पाता है, कम से कम कितना खर्च करना चाहिए आय के आधार पर। देखिए, न्यूनतम कैलोरी उपभोग में इसके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी, कितना 2400 कैलोरी, और शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग होना चाहिए। ग्रामीण व्यक्ति का ज़्यादा कैलोरी आप देख रहे हैं, इसका कारण यह है कि इन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है शहरी व्यक्ति की अपेक्षा। इस वजह से ग्रामीण व्यक्तियों को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर 2400 कैलोरी से ग्रामीण व्यक्ति को कम मिलता है तो वो गरीब या निर्धन कहा जाएगा। शहरी व्यक्ति में यही है, अगर 2100 से कम, 2100 कैलोरी से कम अगर उसे कैलोरी मिलती है भोजन से, तो उसे गरीब या निर्धन माना जाएगा। तो ये याद करने की चीज़ है कि ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी कम से कम होना चाहिए और शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी न्यूनतम कम से कम होना चाहिए। अब आय आधार पर देखते हैं। आय आधार पर है वर्ष 2011-12 के अनुसार। देखिए, अलग अलग वर्ष के अलग अलग डाटा है, तो ज़्यादा इसमें परेशान मत होइएगा। किसी भी एक वर्ष का हमने 11-12 का लिखा है। 11-12 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में, मतलब सरकार के द्वारा जो आय के फिक्स किया गया है कि 816 रुपये एक व्यक्ति एक माह में अगर उपभोग करता है तो वो निर्धन नहीं है। लेकिन अगर 816 रुपये से कम उसका खर्चा है या खर्च कर पाता है तो उसे हम निर्धन मानेंगे। शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये है प्रति व्यक्ति प्रति माह, अर्थात एक वह व्यक्ति जो गांव का है और एक माह में 816 रुपये भी नहीं खर्च कर पाता है, उसको पैसे ही नहीं है, नहीं मिल पाता है, तो वो निर्धन कहलाएगा। और शहर के व्यक्ति के लिए 1000 रुपये से अगर कम वो खर्च करता है तो उसे हम गरीब, शहरी गरीब कहेंगे। तो निर्धनता रेखा का निर्धारण 2 प्रकार से होता है, न्यूनतम कैलोरी और आय के आधार पर। अब ये निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा क्या है? निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा क्या है? अगर इसकी परिभाषा या इसके बारे में पूछा जाए तो देखिए, गरीबी रेखा, कल हमने एक चित्र भी बना के दिखाया था गरीबी रेखा का। उससे ऊपर रहने पर क्या कहा जाएगा, उससे नीचे रहने पर क्या कहा जाएगा। गरीबी रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। ये चीज़ क्लियर हो रही है कि गरीबी रेखा आय के उस स्तर को, अभी आय स्तर आपने पढ़ा ना, ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति व्यक्ति, शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति और प्रति माह। अगर इससे कम आमदनी होती है
तो वो अपनी आवश्यक ज़रूरतों को, न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये एक गरीबी का पैमाना है। गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा है जो गरीब के ऊपर से और अमीर के नीचे से निकलती है। कल हमने चित्र में बताया था गरीबी रेखा खींच करके कि इसके नीचे अगर कोई व्यक्ति या परिवार रहता है तो उसे हम कहेंगे निर्धन, और उस रेखा गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा के ऊपर अगर कोई व्यक्ति या परिवार रहता है तो उसे हम कहते हैं गैर निर्धन वर्ग। तो निर्धनता रेखा आपको समझ में आ गया होगा। आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, उसे निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा कहते हैं। अब इस चैप्टर में कल के वीडियो में या आज के वीडियो में इस सबसे महत्वपूर्ण, देखिए ये नहीं कभी पूछा जाएगा कि निर्धनता क्या है। इसमें जो महत्वपूर्ण सबसे है, लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही कि भारत में निर्धनता के कारण क्या है। वेरी इम्पोर्टेंट, भारत में निर्धनता के कारण क्या है और निर्धनता को दूर करने के उपाय या सरकार द्वारा किए गए निर्धनता के उन्मूलन के कार्य, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। तो आप देखते हैं भारत में निर्धनता के कारण को 3 भागों में बांटा गया है: आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। देखिए, अगर आप इनको मिलाकर के लिखेंगे तब भी ऐसा नहीं है कि गलत माना जाएगा, लेकिन किसी चीज़ को आप किस ढंग से पेश करते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम में हेडिंग का प्रयोग करें, उसको सिस्टम से लिखें, हेडिंग जहाँ दे रहे हैं उसने हेडिंग के लाइन को छोड़कर लिखें, लेफ्ट साइड में एग्जामिनर को नंबर लिखने के लिए जगह छोड़ें। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको इफ़ेक्टिव, आपकी इम्प्रेशन, पर्सनल इम्प्रेशन बढ़ाती है। तो इसका हम कहते हैं कि निर्धनता के कारण 3 प्रकार का: आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण में 9 पॉइंट है, सामाजिक कारण में पॉइंट नहीं है बल्कि इसके बारे में मिला जुला है, राजनीतिक कारण भी मिला जुला है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखिए, अल्प विकास, आय तथा धन के वितरण में असमानता, विकास की कम दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी, स्फीतिक दबाव, पूंजी की कमी, औद्योगिकरण का निम्न स्तर, प्रादेशिक असंतुलन तथा असमानताएं। प्यारे बच्चों, ये जितना भी 9 पॉइंट लिखा ये हेडिंग है। अगर छोटे प्रश्न आते हैं तो इन हेडिंग को लिखेंगे। अगर लॉन्ग नंबर का क्वेश्चन आता है तो इनकी व्याख्या करनी पड़ेगी, इनके बारे में लिखना होगा। और जब बारे में लिखना होगा तो मैंने आगे लिखा है, फिर आर्थिक कारण पढ़ करके फिर सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण पर आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसमें है अल्प विकास, अर्थात आर्थिक कारण की बात कर रहा हूँ। अल्प विकास है था आर्थिक कारण में। अपने देश को आज़ाद हुए 73 वर्ष हो गए। 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 73 वर्ष से तमाम तरह की पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, योजनाबद्ध आर्थिक विकास से कार्यक्रम हुआ और हम उस पर अग्रसर भी हो रहे हैं। लेकिन हमारी विकास की गति बहुत धीमी रही। देखिए, हमारे साथ का ही जापान हुआ, चीन हुआ, स्वतंत्र हुए, लेकिन वो कितने आगे बढ़ गए। हमारी विकास की गति बहुत धीमी हो रही है अल्प विकास में। दूसरा है आय एवं धन के वितरण में असमानता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है अपने यहाँ भारत में निर्धनता होने का। क्या है इसमें? देखिए, आय और धन जो है कुछ लोगों पर तो बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों पर बिल्कुल कम है। कुछ लोग तो अपने धन को जो है काफ़ी मतलब मौज मस्ती में खर्च कर रहे हैं और कुछ लोगों का पेट नहीं भर रहा है। तो देखिए, लिखा है कि आरबीआई का अनुमान है कि आरबीआई के अनुसार जो राष्ट्रीय आय है उसका लगभग 30% भाग, राष्ट्रीय आय का 30% भाग जनसंख्या के मात्र 10% धनी लोगों को प्राप्त होता है। मतलब भारत में 10% ऐसे लोग हैं जो पूरे राष्ट्रीय का 30%, बहुत होता है 30% भाग इसी 10% धनी लोगों पर है। देखो कितना, 10% लोग कितना धनी है कि राष्ट्रीय आय का 30%, 100 रुपये में 30 रुपये इन्हीं पर है 10 लोगों पर। जबकि जनसंख्या के 20% निर्धन वर्ग। अब दूसरे पक्ष में कह रहा है कि जनसंख्या के 20% निर्धन वर्ग ऐसे हैं कि इन पर राष्ट्रीय आय के केवल मात्र 8% भाग ही प्राप्त होता है।
एक तरफ तो देख रहे हैं कि 10% लोग पर 30% भाग है, और एक तरफ देख रहे हैं कि 20% लोग पर मात्र 8% भाग है। कितना असमानता है धन के वितरण में। और इतना नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में आय वितरण की असमानता तो और अधिक देखने को मिलती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आय एवं धन के वितरण में असमानता क्या है। आरबीआई की रिपोर्ट से इसे व्याख्या करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरा है विकास की दर। अपने यहाँ विकास की दर जो है कभी उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर हम देखें सभी पंचवर्षीय योजना का तो औसत जो विकास दर है वो 3.5% रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस साल कोरोना महामारी की वजह से हमारे जीडीपी तो मतलब आज तक इतना माइनस में नहीं हुआ, 23.5% पहुँच गया। मतलब हमारे देश से पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, लगभग सभी देशों का ज़्यादा जीडीपी है। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी डाउन हो गई। तो ये क्या है कि जब हमारा विकास दर कम रहता है, अब बताओ, उम्मीद गवर्नमेंट पंचवर्षीय योजना में करते हैं कि 8% प्राप्त करेंगे और प्राप्त किए 3.5%, 4.5%। तो क्या होगा, जो गरीबी की जड़ है मजबूत होगी और अधिक गहराई तक पहुँचेगी। कहने का मतलब गरीबी बढ़ेगी, निर्धनता बढ़ेगी। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर। देखिए, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, पहले मृत्यु दर ज़्यादा था, अब क्या है कि लोग के पास पैसा है, सुविधाएं हैं, तो जन्म दर तो उच्च है ही, मृत्यु दर भी कम हो गया। कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या की अगर वृद्धि हो रही है तो हमारी अर्थव्यवस्था के विकास दर में वृद्धि नहीं हो रही है। अर्थव्यवस्था की विकास दर में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन जिस ढंग से जनसंख्या की वृद्धि दर हो रही है उस ढंग से विकास दर नहीं बढ़ रहा है। अब फलस्वरूप जब विकास दर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय और उपभोग कम होगा। प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा क्या है? राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से जब भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय होगी, और राष्ट्रीय आय जो है उसमें जनसंख्या ज़्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति आय कम आएगी। तो जब अपने यहाँ विकास दर की तुलना में ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो स्वाभाविक है कि प्रति व्यक्ति आय कम होगी, उपभोग कम होगा, और जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो अभाव पनपेगा, हर चीज़ को ज़रूरत नहीं पूरी होगी, जीवन स्तर में कमी आएगी और निर्धनता व्यापक रूप से बढ़ेगी। तो जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर समझ गए होंगे। मेन बात इसमें यही है कि जनसंख्या की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के विकास दर की तुलना में ऊंची है, जिससे प्रति व्यक्ति आय उपभोग कम हो जाता है, अभाव पनपने लगता है, जीवन स्तर में कमी आती है, जिससे निर्धनता बढ़ती है। देखिए, कोई चीज़ रटने से कम, हेडिंग तो आप मान से रट लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन हेडिंग के बारे में आप हेडिंग से ही थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा। पाँचवा है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी आपको पता ही है, जो गरीबी को बढ़ाता है। जब लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा, लोगों को नौकरी ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। वर्तमान में 3 करोड़ से भी अधिक लोग बेरोजगार हैं, जो काम करना चाहते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। छठा, स्फीतिक दबाव। स्फीतिक दबाव जब होता क्या है कि अपने यहाँ जो उत्पादन हो रहा है वस्तुओं का, सेवाओं का, और उसके अनुपात में जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या होगा, वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, और जब वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम होगी और वास्तविक आय गिर जाती है। देखिए, ऐसे आप समझिए कि वस्तुओं की कीमत जब बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। स्फीति का मतलब होता है, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। वस्तुओं की कीमत बढ़ने से महंगाई होगी और लोगों के पास जो पैसा है उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। यहाँ 2 चीज़ देखिए, अर्थशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाना। जैसे आप एक उदाहरण से समझिए कि अगर आपके पास 100 रुपये है और 100 रुपये में आप कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लो कि 10 रुपये किलो के रेट से 10 किलो आपने कोई वस्तु खरीदा और उसकी कीमत बढ़ गई, पैसे नहीं बढ़े, उसकी कीमत वस्तु की बढ़ गई, तो अब 100 रुपये में मान लो वो कोई वस्तु अब 8 किलो मिल रही है, तो हम ये कहेंगे कि वस्तु महंगी हो गई, कीमत बढ़ गई, तो जो उसका रुपए का वैल्यू था,
जो खरीदने की शक्ति थी वो कम हो गई। भाई पहले 100 रुपये की शक्ति 10 किलो खरीदने की थी और कीमत बढ़ने से अब उसकी शक्ति मात्र 8 किलो हो गई, तो उसकी वास्तविक आय कम हो गई। वास्तविक आय मतलब कब वो उतने ही पैसे में कम से कम खरीदते हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले जो है 10 रुपये लोग मार्केट में लेकर जाते थे तो ढेर सारा सामान खरीद कर लाते थे, और अब 10 रुपये में तो एक समोसा भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तो क्या हुआ, पैसे तो वही है लेकिन उसकी क्रय शक्ति कम हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, और जब वैल्यू कम होती है लोगों की वास्तविक आय कम होती है। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो कीमत बढ़ने से मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, खरीदने की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और जिससे वास्तविक आय मतलब कि टोटल की वैल्यू कम हो जाती है। पहले 10 रुपये कोई किसी की सैलरी जाती थी, लोग कहते हैं इसकी बहुत ज़्यादा सैलरी है, और अब 1 लाख रुपये पा रहा है तो 10,000 में भी जो सैलरी से जो कितना खरीदता था वो 1 लाख में भी नहीं खरीद पा रहा है, उसकी क्रय शक्ति मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। आगे है पूंजी की कमी। भारत में देखिए, जब प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो निश्चित रूप से बचत कम होगा, बचत कम होगा तो उसके पास पूंजी निर्माण मतलब बैंक बैलेंस भी कम होगा, और जब पूंजी की प्रति व्यक्ति कमी रहेगी, पूंजी निर्माण कम होगा तो क्या होगा, गरीबी को बढ़ावा मिलेगा। सीधी सी बात है, जब हमारे पास पैसा कम है तो हम बचत ही नहीं कर पा रहे हैं, और जब बचत नहीं करेंगे तो पूंजी का निर्माण नहीं होगा, पूंजी निर्माण नहीं होगा तो हम कोई नया उद्योग नहीं शुरू कर सकते, नया काम नहीं शुरू कर सकते, जिससे गरीबी बढ़ेगी। 8वां है औद्योगिकरण का निम्न स्तर। पहले जो था कृषि की और विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण का मतलब उद्योग, जहाँ वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है, विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है। ये आज भी परंपरागत उत्पादन तरीकों से उत्पादन हो रहा है, और परंपरागत तकनीक के उत्पादन होने से इनकी उत्पादकता कम हो रही है। भाई अब पहले के परंपरागत विधि से खेती करिए और वैज्ञानिक विधि से अब से खेती करिए तो उत्पादन में कितना अंतर आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि कृषि में और उद्योगों के क्षेत्र में परंपरागत पुराने उत्पादन तकनीक का प्रयोग करने से उत्पादन कम होता है, जिसके कारण गरीबी बढ़ी है। 9वां है प्रादेशिक असंतुलन तथा असमानताएं। भारत में प्रदेश में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो उनके यहाँ काफ़ी विकास हुआ है, मतलब निर्धनता का स्तर तेज़ी से घटा है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ निर्धनता का स्तर तेज़ी से घटा है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं कि वहाँ तो अगर राष्ट्रीय निर्धनता स्तर की बात करें उससे भी वहाँ ज़्यादा निर्धनता दर है, निर्धनता स्तर है। कहने का मतलब कि कुछ सरकारें जो है, केंद्र सरकार जो है किसी किसी राज्य को बहुत ज़्यादा विकास के लिए अनुदान दे देती है, किसी राज्य को नहीं देती है। तो जहाँ पर ज़्यादा अनुदान मिल जाता है वो निर्धनता का स्तर, गरीबी रेखा में रहने वाले लोग वहाँ कम हो जाते हैं, और जहाँ पर ये अनुदान कम मिलता है वहाँ पता चला कि निर्धनता स्तर ऊपर से ही बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो ये अभी आपने जो पढ़ा आर्थिक कारण, इसमें 9 पॉइंट था, हमें उम्मीद है कि अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा था सामाजिक कारण। देखिए सामाजिक कारण का मतलब ये हुआ कि समाज से मतलब है, ये रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं, सामाजिक सम्मान एवं प्रतिष्ठा की झूठी महत्वाकांक्षा ने लोगों को अपव्ययी बना दिया है। मित व्ययी का विलोम होता है अपव्ययी। होता क्या है समाज में कि खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो खर्चा ज़्यादा करते हैं, किसके लिए, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए। अगर उनके घर पर शादी पड़ती है बेटे बेटी का, तो अगर उनके पास शक्ति 1 लाख रुपए खर्चे करना, लेकिन फिर भी खर्च करेंगे 10 लाख रुपए ताकि लोग जाने कि फलाने के घर शादी हो रही है। तो ये झूठी महत्वाकांक्षा, झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए जो अधिक खर्च करते हैं, ये गरीबी बढ़ाती है। इसके अलावा पब्लिक में या जनसाधारण में व्यापक निरक्षरता, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इसके वैल्यू कम समझते हैं, दिमाग कम है। भाग्यवादिता, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो भाग्य पर विश्वास करते हैं, अरे भाग्य में जो होगा वो आएगा, हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है, कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तो भाग्यवादिता भी गरीबी को बढ़ावा देता है, व्यापक निरक्षरता भी बढ़ावा देता है। धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक
रूढ़िवादिता का मतलब है कि धर्म के आधार पर नहीं, अरे हमारे धर्म में तो ये कार्य मना हुआ है, इसे हम नहीं करेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मतलब धर्म के आधार पर परंपरागत विचारों से ग्रस्त होना। अंधविश्वास, अंधविश्वास भी गरीबी को बढ़ाता है। तो ये समाज में एक तो झूठी प्रशंसा बढ़ाने के लिए लोग खर्च ज़्यादा करते हैं। व्यापक निरक्षरता, भाग्यवादिता, धार्मिक रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, ये भी गरीबी को बढ़ावा देता है। जातिवाद भी बढ़ावा देता है। संयुक्त परिवार, एक ही परिवार में ढेर सारे लोग हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है और सब लोग एक ही कार्य में लगे हुए रहते हैं, तो क्या होता है, लोग अकर्मण मतलब फालतू लोगों का समय बेकार जाता है। उन्हें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने से रोकता है, क्योंकि परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो मशीनें खरीदेंगे नहीं और जितने उतने लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें सामाजिक कारण में आ जाते हैं, जिनसे निर्धनता का बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक कारण में आप देखे हैं कि बहुत अधिक लंबे समय तक किसी का अगर दास्ता है, गुलामी है, तो निर्धनता होती है। 200 वर्षों तक आपने देखा अंग्रेजी ब्रिटिश शासकों ने हमारे यहाँ कैसे कैसे स्थिति खराब कर दी है, जो कि आज तक हम निर्धनता से अभी उबर नहीं पाए। विदेशी शासकों ने औद्योगिकरण के आधारभूत संरचनाओं पर तो उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, बल्कि जो यहाँ था उन्हें भी ख़त्म कर दिया, जिसे औद्योगिकरण करते हैं। औद्योगिकरण के नीति से हमारे औद्योगिक आधार बहुत कमज़ोर हो गया। इसके बाद सामंतशाही, तानाशाही प्रथा पनपी, जिसमें किसानों का भरपूर शोषण हुआ। तानाशाही प्रथा में एक और जमींदारों का जो ज़बरदस्ती लगान वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, आधे से ज़्यादा वसूलते थे, जन्म दिया। दूसरे ओर भूमिहीन किसानों को बढ़ावा मिला और धीरे धीरे किसानों का शोषण हुआ और निर्धनता बढ़ती गई। तो सबसे महत्वपूर्ण निर्धनता में यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि भारत में निर्धनता के कारण क्या है, इसे दूर करने का उपाय क्या है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से हैं। तो कारण तो हो गया, निवारण या दूर करने का उपाय अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।